Hi guys, good morning everyone. My name is Ankit Khar. Welcome back to my channel. Today we are going to cover one nation, one election topic that has been requested by one of my consumer. Depending upon the situation, this is also in demand and in news, so it can be a potential topic for anyone who should be, who can consider himself or herself as a aware citizen. And there is no denial about saying that this can be a good topic for the UPSC mains exams as well as any state civil services exams or any essay writing exams, specifically for RBI Grade B or regulatory body exams or any other stuffs. So, depending on the request, I think that this is a good topic to cover. So, I am going to cover today, and hopefully, I have included all the points which are important for anyone to consider for this particular topic. So, let's start with this particular one nation one election policy, a detailed analysis. इसका मतलब सीधा क्या है कि लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं और स्टेट असेंबली के जो इलेक्शन होते हैं वो दोनों अगर एक टाइम पे हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी। वन नेशन वन इलेक्शन का ये मेन मोटो है। लेकिन इसके अंदर जो इलेक्टोरल एफिशिएंसी और कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर अपन इसके पॉजिटिव्स हैं, तो इसके साथ साथ में जो सिग्निफिकेंट चैलेंजेस हैं वो है लॉजिस्टिकल इश्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज एंड प्रैक्टिकल चैलेंजेस। सो इनके बारे में अपन वन बाय वन कंसिडर करेंगे। सबसे पहले अपन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बेसिस पे चलते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम पे इलेक्शंस जो है इंडिया में 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंगली इंट्रोड्यूस किए थे, जो कि फाउंडेशन करते हैं मॉडर्न इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस की। पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या हुआ, 1947 के बाद जो अपना फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1952 वर कंडक्टेड साइमल्टेनियसली फॉर बोथ लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज। दिस प्रैक्टिस कंटिन्यूड अंटिल 1967। सो 1967 तक अपने जो इलेक्शंस है लोकसभा के और स्टेट असेंबली के वो सेम टाइम पे होते थे पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। बट आफ्टर देन क्या हुआ कि शिफ्ट हो गया मल्टीपल इलेक्शंस बिकॉज ऑफ प्रैक्टिकल चैलेंजेस। सबसे पहली चीज तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, और जब इंपोजिशन लगे प्रेसिडेंट रूल्स के तो उससे जो सिंक्रोनाइजेशन था वो डिसरप्ट हो गया। सेकेंडली क्या हुआ कि मिड टर्म इलेक्शन के अंदर सब स्टेट्स के अंदर कोलैप्स होगी कोलिशन गवर्नमेंट की, किसी ने गठबंधन करके बनाई थी सरकार, और स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो डिसमिसल हो गया अंडर आर्टिकल 356 के अंदर, क्योंकि जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो वो हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे जो तुम्हारी इलेक्शन की टाइमलाइन एक थी वो बाईपास हो जाती है, तो इसलिए वो सिंगल डे पे इलेक्शन नहीं हो पाता। वो उसका रीजन दे रहे हैं कि ये कैसे हुआ। ओवर टाइम इलेक्शंस बिकम स्टैगर्ड एज असेंबलीज डिसॉल्व्ड एट डिफरेंट इंटरवल्स। हर एक स्टेट की डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स पे अगर सरकारें गिरती रहेंगी तो फिर इलेक्शंस तो उस उनकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग होने पड़ेंगे। करंट सिनेरियो में क्या है कि इंडिया आज के टाइम में हर एवरी ईयर बेसिकली किसी न किसी स्टेट असेंबली का इलेक्शन होता है, किसी टाइम लोकल लोकसभा का, किसी टाइम लोकल बॉडीज का। आपको पता है ना, पंचायती इलेक्शंस भी थ्रू इलेक्टोरल मैंडेट्स और नेशनल इलेक्शन कमीशन के बेसिस पे ही उनके द्वारा ही कमांड किए जाते हैं और होल्ड किए जाते हैं। तो उनको भी अपन इलेक्शंस कंसिडर कर सकते हैं, नॉट ओनली लोकसभा and राज्यसभा, बट आई वुड से पंचायत इलेक्शंस तो होते ही रहेंगे। तो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस जो है वो लीड करता है परमानेंट इलेक्शन मोड सिचुएशन में, जिससे गवर्नेंस और डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होती है, विच इज फेयर एनफ। बट कंसिडरिंग द करंट सिनेरियो, बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है उसको अपन डिस्कशन करेंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। अभी हम प्रो देख लेते हैं कि हाँ, जो इसको सपोर्ट करता है इस नैरेटिव को, वन नेशन वन इलेक्शन में क्या होता है। अगर वन एक ही दिन पे सारे इलेक्शन हो जाएंगे तो कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी। इंडिया जो है बिलियंस ऑफ रुपीज स्पेंड करता है इलेक्शंस पे। एक सिंक्रोनाइज इलेक्शन साइकिल हो जाएगा तो वो सिग्निफिकेंटली लॉजिस्टिक सिक्योरिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट को ड्रिल डाउन कर देगा। गवर्नेंस इंप्रूव हो जाएगी। फ्रीक्वेंट इलेक्शन क्या है कि गवर्नमेंट को फोकस करने देते हैं शॉर्ट टर्म पॉपुलिस्ट मेजर पे। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना है तो सिंक्रोनाइज इलेक्शन क्या है, वो फोकस करेंगे लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेकिंग इंप्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट तो रिड्यूस कॉस्ट हो जाएगी, सेकंड गवर्नेंस बढ़ जाएगी, थर्ड जो है एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। इलेक्शन डिमांड करता है एक्सेसिव डिप्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, तो कंडक्टिंग इलेक्शन साइमल्टेनियसली वुड ऑप्टिमाइज देयर यूटिलाइजेशन। सेकेंडली इसका, इसी को मैं ड्रॉबैक में भी कंसिडर कर सकता हूँ, बिकॉज एक टाइम पे इतने पर्सन अवेलेबल होना इट इज डिफिकल्ट। और अगर एक टाइम पे ही तुम उनको डिप्लॉय कर दोगे तो नेक्स्ट 5 इयर्स में जो उनकी रियलिटी में ड्यूटी होती है तो दे विल आल्सो बिकम डोरमेंट एट दैट इंस्टेंस। सो दैट इज वन चैलेंज टू इटसेल्फ। रिड्यूस्ड डिसरप्शन, डिसरप्शन फॉर श्योर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हर आपको पता है जिस स्टेट में इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे छुट्टी होती है, तो बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क जो है वो रुक जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एक ही दिन होएगा तो नंबर ऑफ मैन आवर जो है वो हमेशा बचे रहेंगे। वोटर टर्नआउट फॉर श्योर इंक्रीज होएगा, क्योंकि दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बिगेस्ट इवेंट इन एनी डेमोक्रेसी। सो उस पर्टिकुलर टर्म में वोटर टर्नआउट परसेंटेज फॉर श्योर इंक्रीज होएगा। यूनिफॉर्म कैंपेन पीरियड, पॉलिटिकल पार्टिकल्स क्या है कि वो कम टाइम स्पेंड करेंगी कैंपेन पीरियड पे, तो उससे भी जो आपको है लेस टाइम स्पेंड करेंगे तो वो फोकस कर पाएंगे ज्यादा अपने डेवलपमेंट वर्क पे। सो ये थे आपके सारे प्रोस, सुन के सारा अच्छा लग रहा होगा आप सभी को। बट साथ में जो कौन हैं जो अपन ने वन नेशन वन इलेक्शन किए, सबसे पहले प्रैक्टिकल चैलेंजेस। प्री मैच्योर डिसोल्यूशन, कोई गवर्नमेंट फॉल होगी ड्यू टू वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन, और हाउ वुड द इलेक्शन साइकिल्स बी मेंटेन, तो इलेक्शन साइकिल्स सेम सिंक्रोनाइज कैसे होगा। वुड बाई इलेक्शन अकर और वुड प्रेसिडेंट रूल बी इम्पोज्ड अंटिल द नेक्स्ट सिंक्रोनाइज्ड इलेक्शन, व्हिच इज अ वेरी फेयर सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग पॉइंट आई वुड से। किसी की डेथ और रेजिग्नेशन हो जाती है तो उस टाइम पे भी वो आइडिया जो है अंडरमाइन, वन नेशन वन इलेक्शन का जो है अंडरमाइन होता है। लॉजिस्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी सेल्फ, साइमल्टेनियसली इलेक्शन
को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ वोटर्स हैं अपने पास अक्रॉस डाइवर्स ज्योग्राफीज इन इज ए मोन्यूमेंटल टास्क रिक्वायरिंग अनप्रेसिडेंटेड रिसोर्सेज। उसको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, वो एक टाइम पे अवेलेबल होंगे कि नहीं होंगे। एडिक्वेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स और पर्सनल इज सेकंड चैलेंज व्हिच आई हैड डिस्कस्ड अबाउट इट ऑलरेडी। बट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल हर्डल्स भी है। उसमें क्या है कि अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। आर्टिकल 83, 85, 172, 174 एंड 356 जो है वो अमेंड करने पड़ेंगे ताकि हम सिंक्रोनाइज कर सके इलेक्शंस को। Oppositions from states may arise due to concern about encroachment of their opportunity, which is but obvious. जो स्टेट्स के अंदर अपोजिशन है वो कंसर्न्स रेज करेंगे बिकॉज उनकी ऑटोनॉमी के जो है वो एनक्रोचमेंट हो जाएगी। लोकल गवर्नेंस के ऊपर इंपैक्ट होएगा क्योंकि इलेक्शंस टू द लोकल बॉडीज माइट स्टिल बी रिक्वायर्ड इन बिटवीन साइकिल्स एंड डिमिनिशिंग द इनविजन बेनिफिट्स। वो तो बीच में ही होंगे और वो डिमिनिश कर देगा इनविजन बेनिफिट्स को जो हम कंसिडर कर रहे हैं। रिलेटिवली रिड्यूस होएगा बट स्टिल वो कंप्लीटली नेगेट नहीं हो सकता। पॉलिटिकल अपोजिशन क्रिटिक्स आर्ग्यू करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन को डिस्प्रोपोर्शनली बेनिफिट नेशनल पार्टी, ये तो फॉर श्योर है। सारे नेशनल पार्टी के हिसाब से करेंगे जो हर एक स्टेट का दायित्व है और रीजनल प्लेयर्स है उससे डाइल्यूट हो जाएगा फेडरलिज्म। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो को डेमोक्रेसी को हमेशा जीवित रखना पड़ता है। तो दिस इज अ वेरी वेरी फेयर चैलेंजिंग पॉइंट। और वोटर बिहेवियर भी कंसर्न करेगा कि वो वेव इफेक्ट वो नेशनल पार्टीज डोमिनेशन और ओवरसेटिंग लोकल गवर्नेंस इश्यूज वो फिर नेशनल पार्टीज के हित में आएगा। तो विच इज आई वुड से सिग्निफिकेंट चैलेंजिंग स्टेप। अब आपको जैसे ही प्रो सुन के अच्छा लगा था ऐसे ही कौन सुन के लगा होगा ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी है। तो अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या है? ग्रेजुअली अलाइनमेंट करो कि भाई आप एकदम से एब्रप्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। बट दैट इज एन आइडियल स्टेज अगर वन नेशन वन इलेक्शन पे सारी चीजें हो जाए। बट वो हो पाना अपने आप में चैलेंज है। सो दैट्स व्हाई एब्रप्ट शिफ्ट नहीं, इनको ग्रेजुअली अलाइन करना पड़ेगा। कहीं पे अर्ली इलेक्शंस पे जो है टर्म एंड करनी पड़ेगी, किसी को एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो कैसा चलेगा वो इटसेल्फ इज अ मेजर टास्क आई वुड से। घर के अंदर ही 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को समझाना मुश्किल होता है। आप पूरे देश के लोगों को या पूरे स्टेट के लोगों को कैसे समझा सकते हो किसी पार्टी की एक्सटेंशन करने के लिए और किसी पार्टी को ऑलरेडी रिटायरमेंट के लिए पावर से। सो विच इज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज। रिवाइज इलेक्शन क्राइटेरिया होना चाहिए। फिक्स टर्म फॉर असेंबलीज और लोकसभा विद लिमिटेड प्रोविजन फॉर द मिड टर्म इलेक्शंस और अलाउ केयर टेकर गवर्नेंस टू फंक्शन टेम्पोरेरली इन केस ऑफ प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। Improved governance mechanism, strengthen governance structures to reduce dependency on electoral mandates for stability, which is where conclusion क्या है? Concept of one nation one election offers a vision of streamlined electoral process जिससे cost reduction होगा, governance efficiency होगी, challenges logistic, legal and political है। While the idea holds potential, ये phased and inclusive approach is necessary। वो एक phased और inclusive approach necessary है ताकि consensus बन जाए सारे stakeholders के बीच में। अगर ये consensus को pragmatically एडजस्ट किया जाता है तो इंडिया प्रोग्रेस कर सकती है टुवर्ड मोर एफिशिएंट इलेक्टोरल सिस्टम व्हाइल सेफगार्डिंग इट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड फेडरल स्ट्रक्चर। आई होप किसी भी इंडिविजुअल के लिए ये सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे। वेदर एनी स्टूडेंट, वेदर एनी अवेयर सिटीजन और वेदर एनी person who is going to appear for the state civil services examination and UPSC civil service examination and any other regulatory body। but इसके अंदर जो next step है, जो one step ahead which I think is very good thing और what are my views I want to put that too as well। बाकी आप कंटेंट के लिए जो कुछ आपको लिख रहा है ये यहाँ से लिख दो। बट एक रैशनल थिंकर के हिसाब से आई वुड से आई हैव फ्यू मोर पॉइंट्स टू ऐड। आपको ये सारे डिस्कशंस पता लग गए होंगे कैसे क्या है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग तो इसी चीज से की थी। तो आइडियल तो है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर हमें अपने रूट को चेंज तो करना ही पड़ेगा। तो मेरा एक्चुअली मेरे हिसाब से तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है अल्दो मेरे हिसाब से तो वन नेशन वन इलेक्शन की जगह पे बाकी मुद्दों को चेंज करना चाहिए जो काफी जरूरी है अपने सिस्टम के लिए। सबसे पहले तो इलेक्शन के अंदर रूल्स चेंज होने चाहिए कि कौन compete कर सकता है, कौन खड़ा हो सकता है। उसमें एक बेसिक क्राइटेरिया होना चाहिए एजुकेशन का और सारी चीजों का। तो मेरा पहला आउट ऑफ द बॉक्स तो यही है कि रादर देन आस्किंग दिस क्वेश्चन आस्क दिस क्वेश्चन कि भाई जो तुम इलेक्ट भी कर रहे हो वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं और उसमें कैसे लोग चुन के आ रहे हैं। तो वो मेरा पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि लोग जो है जो सेलेक्ट हुए जो compete करने के लिए उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए। पहली चीज तो मेरा आउट ऑफ द बॉक्स ये है। सेकंड चीज जो मेरी ये है वन नेशन वन इलेक्शन पे अगर हम एक बार आइडियल सिनेरियो से स्टार्ट करे थे बट वो फिर हुआ नहीं और उससे जो है फेडरलिज्म और डेमोक्रेसी को खतरा आता है तो इट इज चैलेंजिंग। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि थोड़े से टाइम के लिए स्टेप जो है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। परसेंटेज जो है सिंक्रोनाइजेशन की तरफ होगा कि 50% हम सिंक्रोनाइज हो गए बट 100% इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो रादर देन वर्किंग ऑन दीज टॉपिक्स जस्ट वर्क ऑन द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। सो आई वुड से इंडिया को अपने इलेक्शन सिस्टम्स के अंदर चीजें चेंजेस करने पड़े। वन नेशन वन इलेक्शन इज अ लेटर or ideal stage but I would say but which is next to impossible because we had already started that step and that couldn't able to continue well। so these are my points as well। otherwise I would say कि आपको नेशंस के कमांड करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कमांड करने के लिए आपको उसमें जो चुने जाते हैं वो किसी भी टाइम पे चुने जाए वो रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए किसी भी काम के लिए और वो सही ढंग से हो रहा है कि नहीं। वो कहीं पे भी कुछ भी रिजोल्व हो जाए क्योंकि एक नेशनल पार्टी सारे राज्यों को नहीं संभाल सकती। तभी ये डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स विलेजेस बने हुए हैं ताकि हर कोई अपना अपना कर ले तो सब कुछ ही हो जाएगा। तो ये थे मेरे व्यूज। होपफुली आपको कुछ सीखने का मौका मिला होगा। लेट्स कनेक्ट लेटर एंड कमेंट डाउन योर टॉपिक्स। आई विल आल्सो ट्राई टू ब्रीफ यू ऑल सच स्टेप्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।